नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग आकांक्षा का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और आपका जो आकांक्षा का एग्जाम होने वाला है उसमें टोटल 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ्स से। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया था जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, यानी 2022 में जो आकांक्षा के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसी पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पेपर परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में टोटल 10 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था। आज हम लोगों ने फिर उसके आगे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 90 तक हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से सॉल्व करेंगे। आप देखिए, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये क्लास। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना से देखेंगे? 91 से, क्योंकि इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 90 तक क्वेश्चन को सॉल्व किया गया था। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर देखिए 91 क्या है कि 91 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इसमें लिखा हुआ है यदि गुणित श्रेणी का 7वां पद कोमा 4 था पद के, यानी चौथा होगा, वहां मिसप्रिंट होगा, चौथे पद के 8 गुना है तो गुणित श्रेणी का सर्व अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है ना, गुणित श्रेणी को हम लोग बोलते हैं जीपी। जिस तरह क्लास 10 में हम लोगों ने एपी पढ़ा था उसी तरह होता है एक जीपी। क्या होता है, पहले हम लोग कंसेप्ट समझ लेते हैं जीपी का। ठीक है, तो जिस तरह हम लोग एपी को पढ़े थे उसी तरह का ये भी होता है जीपी। देखिए जीपी का क्या होता है, सीरीज। मान लेते हैं कि हम लोगों के पास यहाँ पर पहला जो पद है वो 2 है, इसको ए बोलते हैं, एपी में भी इसमें भी ए ही बोलते हैं, यानी प्रथम पद। ठीक है, ये होता है दूसरा पद, मान लेते हैं दूसरा पद 6 है, तीसरा पद मान लेते हैं 18 है। ठीक है, इसी तरह चौथा पद 54, इसी तरह डॉट 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 करके ये आगे की ओर बढ़ेगा। ठीक है, हम लोगों का ये एक सीरीज है, ये एपी का सीरीज नहीं बल्कि जीपी का सीरीज है। तो जैसे कि एपी में हम लोग को पहचान किया था कि ये एपी का सीरीज है, दूसरा पद को पहला पद से माइनस करके हम लोग जो निकालते थे तो वो कॉमन डिफरेंस यानी सर्व अंतर निकालते थे। इसमें हम लोग सर्व अंतर उस तरह नहीं निकालेंगे, हम लोग इसमें रेशियो निकालेंगे। ठीक है, जिसको कॉमन रेशियो के नाम से जाना जाता है। तो चेक करने का ये क्या टेक्निक होता है जीपी का, देखिए एक बार हम लोग समझ लेते हैं। जो ये पहला वाला है उसको बोलते हैं ए, क्या बोलते हैं ए तो निकल गया 2 है ना। अब हम लोग कॉमन रेशियो जब निकालेंगे इसको हम लोग आर बोलते हैं। तो जो दूसरा पद है ना उसके पीछे वाला जस्ट पद यानी पहला पद से भागा करके निकालेंगे, यानी 2 यानी 6 को 2 से क्या करेंगे, भागा, तो भागा करने पर आएगा 3, तो कितना आ गया 3। ठीक है, ये R1 हो गया रेशियो। अब इसी तरह हम लोग R2 जब निकालेंगे तो तीसरा पद को दूसरा पद से भागा करेंगे, यानी 18 को 6 से भागा करेंगे तो आएगा कितना 3, ये 3 आया। इसी तरह हम लोग R3 निकाल सकते हैं, चौथा पद को तीसरा पद से भागा, तो इसमें हम लोग को माइनस नहीं करना पड़ता है बल्कि क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। कितना बार में 18 3 54, यानी सारा रेशियो का मान देखिए बराबर आ गया 3 3 3। जब इस तरह का सारा रेशियो क्या आ जाए बराबर तो हम लोग बोलते हैं ये सीरीज किसमें, जीपी में है, तो ये जीपी का हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एपी यानी हम लोग जो समांतर श्रेणी का जो हम लोग का एनवां पद निकालते थे उसी तरह जीपी का भी एक पद होता है। तो क्या होता है हम लोग समझते हैं, हम लोग जीपी का एनवां पद का फॉर्मूला देखिए, जीपी का एनवां पद, इसको पढ़ेंगे एनवां पद, लेकिन ये जीपी का सीरीज है तो जीपी वाला फॉर्मूला लिखना है। तो एनवां पद जीपी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है प्रथम पद यानी ए। ठीक है, प्रथम पद यानी ए होता है। उसके बाद होता है सर्व अंतर होता था एपी में, इसमें हो जाएगा क्या चीज़, कॉमन रेशियो हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जाके सर्व जो उस एपी में जो सर्व अंतर होता था इसमें सर्व अंतर ना होकर क्या हो जाता है, इसमें कॉमन डिफरेंस होता है, इसको सर्व अनुपात के नाम से जानते हैं। अब इसका पावर हो जाता है n-1, क्या हो जाता है n-1। ठीक है, n-1, n क्या है, ये n, यहाँ पर जो n दिख रहा है नंबर वो होगा, यानी फॉर्मूला क्या बना, जीपी के एनवां पद का फॉर्मूला बना an बराबर a डॉट r का पावर n-1। ये हम लोग का जीपी का एनवां पद का सूत्र है, फॉर्मूला है। जैसे एपी का होता था उसी तरह जीपी का होता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 19 ये समझाया गया आपको कि जीपी क्या है, थोड़ा देर के लिए हम लोग समझ गए जीपी क्या होता है। ठीक है, चेक करने का टेक्निक आपको समझ में आया होगा। अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 91 को। तो इसमें देखिए क्या बोला है कि 7वां पद, तो हम लोग 7वां पद जीपी का किस तरह लिखेंगे, जैसे एपी का लिखते थे, 7वां पद हो गया। बोला है 7वां पद चौथे पद का 8 गुना था, ये 7वां पद है। ठीक है, एक चौथा पद ले लेते हैं, ये चौथा पद है। ठीक है, 7वां पद चौथे पद का 8 गुना है, ये वाला 8 गुना है, यानी ये बड़ा है इससे, अभी बराबर नहीं है। ये वाला चौथा पद से 7वां पद बड़ा है, तो कितना बड़ा है, 8 गुना बड़ा है। तो बराबर करने के लिए हमको चौथा पद को 8 से करना होगा गुना, बराबर करने के लिए चौथा पद को 8 से करना होगा गुना, क्योंकि 7वां पद चौथे पद से 8 गुना ज़्यादा है, बराबर नहीं है, 8 गुना ये बड़ा है।
चौथे पद से, तो बराबर करने के लिए चौथा पद को 8 से गुना कर दिए तो बराबर हो गया। ठीक है, अब देखिए A7 यानी हम लोग n के जगह में 7 रखेंगे तो जो हम लोग को खुद फॉर्मूला के हिसाब से जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो A का मान तो छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद R यहाँ बैठाएंगे 7, तो 7 से 1 गया तो कितना बचेगा 6 बराबर 8 गुना A4, n के जगह पे 4 रखेंगे, फॉर्मूला बनता है A। ठीक है, R अब देखिए n के जगह में कितना है 4 है, तो n के जगह में यहाँ जब 4 रखेंगे तो 4 से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। ये हम लोग का बन गया फॉर्मूला के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद देखिए a से a कैंसिल हो गया। ठीक है, a से a कैंसिल हो गया। अब यहाँ r का पावर कितना है 3, यहाँ r का पावर है 6, तो 3 से 3r कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम लोग इससे 3r कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर बच गया r का पावर 3 बराबर ये क्या बचा, ये 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 8 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 3, इसीलिए हम लोग r बराबर कितना लिख सकते हैं 2, क्योंकि 3 से 3 तो कैंसिल होगा, मिल गया, तो r बराबर कितना लिख सकते हैं 2। अब देखिए 91 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा था सर्व अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी r निकालना है। हम लोग का सॉल्व जो हो रहा है यहाँ से हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझा कि जीपी है क्या, और ये फॉर्मूला होता है जीपी के nवां पद का। अब यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हुआ, जो क्वेश्चन नंबर 91 है, ये क्वेश्चन नंबर 91 नहीं है। ठीक है, तो r का मान 2 है, तो ऑप्शन किस में लिखा हुआ है, तो 1 नंबर ऑप्शन में हम लोग का 2 लिखा हुआ, ये आंसर हो गया। बस इतना ही छोटा आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल आसान है, बस ये पता होना चाहिए कि जीपी है क्या। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 90 हम लोग सॉल्व किया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 92। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 में लिखा है यदि 3x + 4y + 7 बराबर 0 तथा ax + 9y + 1 बराबर 0 परस्पर लंबवत हो तो a ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या है ना, दो जो समीकरण आपको दिया, पहले आपको समझना है कि ये जो समीकरण है इसका एक फॉर्म क्या होता है, परस्पर लंब क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ 2 समीकरण है। ठीक है, ये क्या है 2 समीकरण। तो जैसा कि पहला समीकरण का फॉर्म लिखा हुआ है 3x - 4y + 7 = 0, ये लाइन 1 है। ये क्या लाइन 1 यानी इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं। ठीक है, ये लाइन 1 है। ठीक है, अब इसके बाद एक सेकेंड लाइन भी आपका दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है ax + 9y + 1, ये हो गया हम लोग का सेकेंड लाइन। ठीक है, 2 लाइन है, ये पहला ये दूसरा। ठीक है, तो 2 लाइन में क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि इफ 3x - 4y + 7 = 0 एंड ax + 9y + 1 = 0 आर परपेंडिकुलर देन फाइंड a। ये दोनों लाइन क्या है, एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इससे हम लोग एक फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए क्या होता है, पहले आपको समझना है, एक फॉर्म होता है हम लोग का y = mx + c। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये हम लोग का लाइन का इक्वेशन होता है, किसका, लाइन यानी कोई भी एक रेखा हो। ठीक है, ये इक्वेशन आपको याद रखना है, क्या बोले, y = mx + c। चूंकि ये 2 इक्वेशन है तो इसमें जो हम लोग का m का मान लिखेंगे वो हम लोग m1 के नाम से जानेंगे, इसमें जो लिखेंगे m2 के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, ये दोनों इक्वेशन को इस फॉर्म में लाना है, पहला वाला को भी इस फॉर्म में ले आना है और दूसरा वाला इक्वेशन को भी इस फॉर्म में लाना है। तो हम लोग लिखेंगे, इसीलिए पहला वाला इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में लाते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए हम लोग पहले इसको उतारेंगे, 3x - 4y + 7 = 0। अब यहाँ से हमको पहले y रखना था, तो इस 4y को बराबर का उधर ले जाएंगे। तो जब ये बराबर का उधर जाएगा तो ये लिखाएगा क्या, ये लिखाएगा 4y बराबर में क्या बचेगा, 3x + 7। ठीक है, चूँकि यहाँ y चाहिए लेकिन ये 4y, तो 4 को दोनों के डिवाइड में रख देंगे, यानी y = 3/4x + 7/4, यानी 4 से ये दोनों क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये इक्वेशन इसके फॉर्म में है। ठीक है, ये इक्वेशन इसके फॉर्म में है। कैसे है, y का y आया, m के जगह में 3/4 है और x के जगह पे x है, c का मान क्या है 7/4। ये तो हो गया पहला वाला हम लोग का। ठीक है, अब पहला ये समीकरण से आया है, इसीलिए x के पहले वाला को हम लोग m1 के नाम से जानेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूला ये होता है, 2 इक्वेशन है, इसीलिए इसको m1 बोलेंगे। अब दूसरा से निकालते हैं, एंड देखिए सेकेंड वाला में लिखा हुआ है ax + 9y + 1 = 0। चूँकि y का मान निकालना है तो इम्प्लाइज
y बराबर, पहले तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -ax, ठीक है। इसके बाद ये 1 जाएगा तो -1, अब 9 कहाँ बचा y के पास, अब 9 को ले जाएंगे बटे में, ठीक है। तो 9 दोनों के बटे में जाएगा तो y बराबर -a/9x -1/9। ये हम लोग का इक्वेशन निकल गया, ये पहला वाला से ये दूसरा वाला से, ठीक है। ये पहला वाला से ये दूसरा वाला से, तो ये दोनों लाइन क्या बोला है, परपेंडिकुलर बोला है, ठीक है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए m1 क्या है, तो जो पहला वाला इक्वेशन से जो ये इक्वेशन बना है इस फॉर्म में, इसका x का पहले क्या होता है m, तो इसको बोलेंगे हम लोग m1। तो m1 आपके पास कितना है 3/4, कोमा दूसरा इक्वेशन से ये वाला इक्वेशन बना है y बराबर, ठीक है। तो x के पहले जो है उसको बोलते हैं m, यानी ये दूसरा इक्वेशन है इसलिए इसको बोलेंगे m2 -a/9। तो हम लोग लिखेंगे -a/9। तो m1 और m2 नाम का दो चीज़ हमको मिल गया है, ठीक है। चूंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है यानी लंब है, तो लंब के केस में क्या होता है, लिखेंगे यदि दोनों लाइन, मान लेते हैं पहला जो समीकरण है उसको L1 के नाम से जानते हैं और दूसरा समीकरण को L2 के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये दोनों क्या है, लंब है, लंब मतलब परपेंडिकुलर है, इस तरह है, यानी पहला लाइन और दूसरा लाइन एक दूसरे का अगर लंब हो, ये दोनों क्या एक दूसरे का लंब हो, है ना। यदि इतना लंब इतना हो तो m1 गुना m2 इक्वल टू -1 होता है। इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला का काम करेगा, ठीक है। अगर L1 लंब हो L2 के, मतलब पहला और दूसरा ये दोनों जो समीकरण एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंब हो, तो m1 इंटू m2 बराबर -1 होता है। आप यहाँ पर गुना का साइन ना देकर केवल डॉट से भी लिख सकते हैं, ठीक है। m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1, ये फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो अब हम लोगों को a का वैल्यू पूछा है, तो इसमें बैठाएंगे m1 इंटू m2 के जगह में मान, तो लिखेंगे इसीलिए m1 का मान यहाँ रखेंगे 3/4 गुना m2 का मान यहाँ रखेंगे m2 के जगह में -a/9 बराबर में -1 है। तो देखिए 3 से तो ये 3 कट गया, 9 कट गया 3 बार में, इसके बाद ये माइनस से तो माइनस कटेगा, 4 तिया 12, और 12 को a से हम लोग कर देंगे गुना, या a से नहीं 1 से, यानी a बराबर आ जाएगा 12। a बराबर कितना आ जाएगा 12। अब देखिए आपसे पूछा था a का मान बताइए, तो a का मान कितना आ गया 12, ये आंसर है, ठीक है। ये क्या है, आंसर है। तो इस टाइप से हम लोग को सवाल को सॉल्व करना है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 92 था, ये ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन नंबर 4 12। क्लियर है यहाँ तक। तो इस टाइप से आपको सवाल को सॉल्व करना है। इसके बाद 93 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 93, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 में लिखा हुआ है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस, क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -8x -4y के बाद दिया बराबर में 5, ठीक है। ये हम लोग का एक इक्वेशन दिया हुआ है, और ये इक्वेशन जो है वो किसका इक्वेशन है, वृत्त का। बोलता है वृत्त इतना, ये वृत्त का समीकरण है, ठीक है। वृत्त इतना के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या निकालने बोला है, केंद्र का निर्देशांक, यानी आपको सेंटर निकालना है, सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकालना किसका, सेंटर का। तो देखिए सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, पहले इसको हम लोग समझने का कोशिश करेंगे ये है क्या, ठीक है। देखिए सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसको पहले हम लोग समझ लेते हैं। सर्कल यानी वृत्त का इक्वेशन क्या होता है, उसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy, ये f है, fy प्लस c बराबर 0। जैसे द्विघातीय समीकरण का एक फॉर्मूला होता है ना, इक्वेशन होता है द्विघाती का, इसी तरह सर्कल के इक्वेशन यानी वृत्त का इक्वेशन का भी एक फॉर्म होता है, इसी फॉर्म में होता है। अब इसमें से जो सर्कल हुआ उस सर्कल का केंद्र यानी सेंटर का भी एक फॉर्मूला होता है, केंद्र, जिसको हम लोग सेंटर बोलते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर या सेंटर से भी काम चलेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है -g, -f। इसके अलावा सर्कल का आपसे रेडियस पूछ दे यानी त्रिज्या पूछ दे, जैसे कि मान लिया जाए आपको ये इक्वेशन दिया है, बोलेगा इसका त्रिज्या बताइए, त्रिज्या यानी रेडियस, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। आपको ये दोनों फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद करना है। देखिए इसका होता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत काम का है, ठीक है। हम लोग से क्वेश्चन में क्या पूछा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पूछा है ना। क्वेश्चन में आपसे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर पूछा है, यानी केंद्र का निर्देशांक पूछा है। तो केंद्र का निर्देशांक मैंने ये वाला पूछा है -g और -f। तो इसको हम लोग इसके फॉर्म में लिखते हैं
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसको हम लोग तोड़ के लिखते हैं इसके फॉर्म में, तो लिख सकते हैं 2 गुना -4x, क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, तोड़ के लिख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर प्लस आता है, हम लोग लिखेंगे इसको, माइनस ना लिख के प्लस अभी लिखेंगे। 4y को हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 2 गुना -2y, क्योंकि माइनस माइनस के माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, 2 दूनी 4 और y का y। 5 को हम लोग बराबर के पहले ले आएंगे तो साइन बदलेगा -5 बराबर 0। अब इस इक्वेशन से हम लोग को कंपेयर कराना है, ठीक है। इस इक्वेशन को फॉर्म में लाने के लिए हम लोग प्लस माइनस को ऐसे ऐसे लिखे हैं, और 2 फार्मूला का होता है, हम लोग बोल सकते हैं। इसीलिए अब कंपेयर जब करेंगे तो एक्स स्क्वायर मिल गया, वाई स्क्वायर मिल गया, प्लस मिल गया, 2 मिल गया, एक्स का एक्स मिल गया, जी के जगह पे -4, इसीलिए जी बराबर हो जाएगा -4 कोमा। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो 2 का 2, एफ के जगह में -2 है, वाई का वाई, सी के जगह में -5 है। लेकिन आपसे केंद्र पूछा है, केंद्र में हमको जी और एफ का मान चाहिए केवल, तो जी निकल गया, तो एफ का वैल्यू कितना आ गया, -2, ठीक है। और आपसे पूछा है केंद्र, तो हम लोग लिख सकते हैं अतः कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यानी केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, केंद्र के निर्देशांक हो जाएगा आपका जाके -g होता है, -f होता है, तो माइनस और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 4 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, यानी 2। आंसर हो जाएगा 4 कोमा में 2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 3, 4,2। इस तरह मान लिया जाए आपसे कभी अगर रेडियस पूछे तो आप यहाँ वैल्यू को बैठा दीजिएगा, सी का काम क्या करेगा, सी का काम -5 करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 94 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 94, तो क्वेश्चन नंबर 94 में क्या लिखा हुआ, आप पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 94 में लिखा है कि बिंदु 1, -2, 3 से बिंदु -4, 1, -2 के बीच की दूरी। आप जो क्लास 10 में दूरी सूत्र लगाए थे, बस सेम टू सेम हम लोग दूरी सूत्र का ही प्रयोग करके करेंगे, हम निकालेंगे मान, ठीक है। लेकिन आपसे उसमें x1, y1, x2, y2 तक था, इसमें z भी आ जाएगा, यानी z1, z2 भी आ जाएगा, ठीक है। जब एक पॉइंट पे, एक बिंदु पे 3 चीज़ दिया हो, x1, y1 और z1, तो उसका देखिए दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। हम लोग यहाँ पहले फॉर्मूला को लिखते हैं, ठीक है। दूरी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये दूरी सूत्र है, ठीक है। y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, आपने क्लास 10 तक इतना तो पढ़ा होगा, है ना। अब इसमें तीसरा भी दिया हुआ है इसमें पॉइंट, तो हम लोग लिखेंगे अब z, तीसरा को क्या मान लेंगे, z, तो z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। बस एक बार आपको बढ़ा के लिखना है। अब इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू बैठा के, तो वैल्यू बैठाते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन में वैल्यू कहाँ से आएगा, तो वैल्यू सारा दिया हुआ है। x2 हो जाएगा -4, ठीक है, और x1 हो जाएगा 1, वैल्यू आपको बहुत सावधानी से बैठाना है। उसी तरह y2 हो जाएगा 1 और y1 हो जाएगा -2 और ये माइनस फार्मूला वाला तो हो जाएगा प्लस। z2, तो z2 हो जाएगा -2 और z1 हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3, ये 2 है, ठीक है, का होल स्क्वायर। ये हम लोग वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, यानी बैठा दिया वैल्यू। अब सॉल्व करेंगे। देखिए -4 और -1 होता है -5, -5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25, प्लस 1 जोड़ 2 3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9, -2 और -3 होता है -5 और -5 का स्क्वायर हो जाता है 25, ठीक है। सबको जोड़ेंगे तो जोड़ने पर आएगा 59 अंडर रूट में, ठीक है, रूट है पहले से। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 आपको दिख रहा होगा जहाँ रूट अंडर 59 लिखा हुआ है, तो हम लोग का आंसर हो गया रूट अंडर 59, यानी क्वेश्चन नंबर 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो इसी टाइप से आपसे सवाल पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। आप पूरा क्लास को मेरा देख लीजिएगा, आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। हम लोग देखते चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 95 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 में लिखा है यदि 100 पदों का मध्य 50 है तो सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जितना पदों का मध्य दिया है उसको आप गुना करेंगे तो सभी पदों का योग निकल जाएगा। यानी 100 पद है और 100 पदों का आपका माध्य कितना दिया 50, तो आपको सिंपल अगर 100 पदों का जोड़ निकालना हो, 100 पदों का योग निकालना हो तो आपको 100 पदों को जितना मध्य दिया उस मध्य से आपको गुना कर देना है। तो जब 100 को हम लोग 50 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 5 1 2 3 5 और 3 0 यानी 5000 आएगा। और 5000 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए 1 में, यानी 5000 आपका आंसर आ गया।
ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 95 का जो आंसर हो जाएगा वो 5000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। तो जब कभी भी आपको मध्य दिया हो और योग पूछे तो आपको बस दोनों को आपस में गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 96 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 96 में लिखा है कि किसी वृत्त पर स्थित 21 बिंदुओं से होकर जाने वाले कितनी जीवाएं खींची जा सकती है। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बोला क्या है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ना कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में 21 टोटल पॉइंट दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 को छोटा छोटा आपसे पॉइंट इसमें दिया हुआ। अब बोला इस 21 पॉइंट से टोटल कितना जीवा खींचा जा सकता है। जैसे हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को एक जीवा बना सकते हैं, या इस पॉइंट से एक जीवा ऐसे, ठीक, इससे ऐसे, इसके बाद ऐसे। तो एक पॉइंट से तो हम लोग बहुत सारा जीवा एक ही पॉइंट से एक दूसरे का पॉइंट में मिल रहा है, इसी तरह हम लोग बहुत सारा जीवा घींच सकते हैं कि नहीं, 21 पॉइंट है तो। ठीक है, तो आपसे पूछा है ये सारा जीवा है, ये सारा क्या है, जीवा। ठीक है, अभी देखिए एक ही पॉइंट से हम सब पे मिला रहे हैं, ठीक, और बाकी पॉइंट अभी बचा हुआ है, इस तरह करके। फिर इसको हम इससे भी मिलाएंगे, फिर इसको इससे भी मिलाएंगे, उसके बाद इसको इससे भी, इसको इससे भी, इस तरह फिर जाके अभी प्रत्येक पॉइंट मिलेगा। जैसे कि ये पॉइंट अभी इससे मिलेगा, ये पॉइंट इससे, सबसे मैंने प्रत्येक पॉइंट इतना बार मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह पूछा है टोटल कितना जीवा आप बना सकते हैं। तो हम लोग इस तरह चित्र बना के जीवा नहीं बता पाएंगे कि 21 पॉइंट है तो कितना जीवा टोटल बता पाएंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो उस फॉर्मूला को हम लोग समझते हैं। और उस फॉर्मूला को समझने से पहले आपको एक चीज़ समझना है जिसका नाम होता है फैक्टोरियल। क्या होता है, फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आखिर फैक्टोरियल है क्या, इसको समझिए। देखिए फैक्टोरियल क्या है। फैक्टोरियल का जनरली जो हम लोग का सिंबल होता है दर्शाने का, वो हम लोग का स्मॉल आई होता है उल्टा वाला। क्या होता है, स्मॉल आई उल्टा वाला, या इसके बदले में एक और सिंबल होता है दर्शाने का, ऐसा एल टाइप का। ठीक है, इसको हम लोग रीड करते हैं, पढ़ते हैं फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल समझते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए आपके पास एक लिखा है, ये लिखा है फैक्टोरियल, इसको पढ़ेंगे एक का फैक्टोरियल। तो एक का फैक्टोरियल होता है एक, इसका वैल्यू होता है, आपको याद रखना है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाए 2 का फैक्टोरियल बताइए, ये सिंबल फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, फैक्टोरियल का सिंबल ये और ये दोनों हो सकता है। तो 2 का फैक्टोरियल आपसे पूछा तो आपको करना क्या है ना, आपको 2 का फैक्टोरियल पूछा है तो आपको 2 गुना 1 कर देना है, इक्वल टू कितना है 2। इसी तरह आपको अगर 3 का फैक्टोरियल निकालने बोले तो आपको फिर उसी तरह घटते क्रम में गुना करके लिखना है 1 तक। 3 है, 3 गुना 3 से 1 कम करना है, कितना होगा 2, फिर 2 से 1 कम करना है, कितना होगा 1। ठीक, गुना करने पर कितना आया 6। इसी तरह अगर आपसे 4 से फैक्टोरियल आपको पूछे, 4 का फैक्टोरियल, तो 4 को आपको करना कैसे, लिखना कैसे, गुना में 4 गुना 4 से फिर 1 कम 3 गुना, फिर 3 से 1 कम 2 गुना, फिर 2 से 1 कम 1। ठीक है, 1 तक लिखना है आपको, और गुना करेंगे हम लोग सबको तो कितना आएगा 24। यानी फैक्टोरियल 4 या 4 का फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है 24। इस तरह हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, फैक्टोरियल इस तरह निकलता है, एक -4 हो गए। ठीक है, अब इसी तरह अगर आपसे पूछे कि 5 का फैक्टोरियल बताइए, तो आप समझ गए होंगे आपको लिखना कैसे है। 5 दिया है ना, तो आपको 5 लिखना है, उसके बाद 5 से 1 कम 4, फिर 4 से 1 कम 3 2 1, गुना करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी तरह आपको जितना का भी फैक्टोरियल बोला जाए तो आप निकाल सकते हैं। बात यहाँ तक समझ में आया। जैसे कि मान लिया जाए अगर 6 का फैक्टोरियल आपसे पूछे तो आप देखिए 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 5। अब हमको आगे नहीं लिखना है तो इसको छोड़ सकते हैं 5 का फैक्टोरियल में करके। 6 का फैक्टोरियल जो है इसको लिख सकते हैं 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। ठीक है, लेकिन हम 6 गुना फैक्टोरियल 5 लिख के छोड़ सकते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल 5 का मान तो पूरा ये वाला होता है, यानी 120 होता है। इसी तरह आप एक बार गुना 4 का फैक्टोरियल करके छोड़ सकते हैं, ये फैक्टोरियल तो यहाँ नहीं होगा। तो इसी तरह यहाँ भी छोड़ सकते हैं, या मान लिया जाए आप 5 तक लिखे, फैक्टोरियल 4 तक आप मान छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आगे बढ़ सकता है। ठीक है, तो इस तरह लिखने का ये टेक्निक है। बात समझ में आ गया। तो अब देखिए आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि बताइए कि 21 बिंदुओं से होकर कितने जीवा खींचे जा सकते हैं। अब बताइए एक जीवा बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट। क्या बिना 2 पॉइंट का कोई भी एक जीवा बन सकता है एक सर्कल में? नहीं। जैसे ये सर्कल है, जैसे कि ये 1 पॉइंट है, तो इसको जीवा बनाने के लिए कोई एक दूसरा पॉइंट से मिलाना पड़ेगा। यानी एक जीवा के लिए कम से कम कितना पॉइंट का जरूरत होता है, 2 पॉइंट का। ठीक है, टोटल कितना पॉइंट है, तो टोटल है 21 पॉइंट। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, हम लिख रहे हैं यहाँ पर फॉर्मूला CNR। अब ये N क्या है, C क्या है, R क्या है ना, ये C जो है हम लोग का एक फॉर्मूला बना के देगा आगे, हम लोग अभी देखेंगे उसको। N का मतलब होता है टोटल कितना पॉइंट है, और R का मतलब कम से कम कितना पॉइंट होना चाहिए एक जीवा बनाने के लिए। तो इतना
के जगह में हम लोग वैल्यू बैठाएंगे, लेकिन इससे पहले इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। इसका NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल, अब फैक्टोरियल अभी समझा दिए, बटा ये नीचे जो r है r का फैक्टोरियल, इसके बाद होता है ब्रैकेट में n माइनस r का फैक्टोरियल। ये तो इसका बन गया पूरा फॉर्मूला। आपको ये फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग बताइए टोटल कितना पॉइंट दिया गया है, तो टोटल इसमें 21 पॉइंट दिया गया है, तो n के जगह में हम लोग बैठा देंगे 21C। बताइए एक जीवा बनाने के लिए कम से कम कितना पॉइंट चाहिए, 2, तो r के जगह में बैठा देंगे 2। अब इसी तरह n का मान 21 है, r का मान 2 है, तो यहाँ भी वही चीज़ को बैठाना है आपको 21, यानी 21 का फैक्टोरियल बटा में r का फैक्टोरियल मतलब 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, 2 का फैक्टोरियल ब्रैकेट n माइनस r का मतलब होगा 21 से हम लोग को 2 को घटाना है, तो लिख देते हैं एक बार 21 माइनस 2 और यहाँ आ गया फैक्टोरियल। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि ये 2 का फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 2 का फैक्टोरियल को 2 गुना 1 यानी 2 ही आएगा, तो 2 का फैक्टोरियल को 2 गुना 1 लिखते हैं, ठीक है, गुना 21 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा 19 का फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए 21 का फैक्टोरियल, ये 19 का फैक्टोरियल है, ये 19 का क्या है फैक्टोरियल, ठीक है। 21 का फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे हम लोग 21 गुना, फिर घटाएंगे 20 गुना 19 गुना 18 गुना, उसके बाद 17 गुना 16 गुना डॉट डॉट करके 21 1 तक जाएगा लास्ट में, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दें तो नीचे में 19 का फैक्टोरियल है, अब हम 21 को 21 गुना 20 गुना 19 का फैक्टोरियल लिख के छोड़ सकते हैं, इसको हम लोग 19 का क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये 19 का फैक्टोरियल है, ये 19 का फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल, ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब 2 के पहाड़ा में ये 20 कटेगा 10 बार में, तो 21 गुना 10 कुल मिला के बचा हुआ है, 21 गुना कितना बचा है 10, तो हम लोग लिखेंगे 21 गुना 10 को कितना 210, 21 को हम लोग 10 से क्या कर दिए गुना, तो आया कितना 210 है ये, ठीक है। तो 210 आपको देखिए आंसर आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना है, तो 96 का ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है 210, तो हम लोग का आंसर हो गया ये 210। क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर होगा 210, ठीक है। इसका मतलब टोटल 21 पॉइंट से 210 जीवा खींचा जा सकता है। बात समझ में आ गया, 21 पॉइंट से टोटल कितना जीवा खींचा जा सकता है एक सर्कल में 210। अब 21 की जगह वो 50 कर दे 49 कर दे, सारा प्रोसेस इसी तरह बनेगा। और ये जो r का वैल्यू ये 2 ही रहेगा, क्योंकि जीवा बनाने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होगा। क्लियर है यहाँ तक, तो 96 हम लोग का कंप्लीट है। अब इसके बाद हम लोग 97 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 में लिखा हुआ है कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कीजिए जिसका n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n है। ये क्लास 10 का जो AP वाला चैप्टर था समांतर श्रेणी, उस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या दिया है, आपसे पूछा है किसी AP का nवां पद, ठीक है, और ये योग दिया हुआ है, तो आपको समझना है Sn का मान दिया है। देखिए तो अगर हमको nवां पद निकालना हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है Sn, यानी n पदों का योग का डिफरेंस Sn-1 पदों का योग, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है Sn-1, ठीक है। यानी यहाँ जितना होगा उससे 1 यहाँ कम होगा। अगर यहाँ n का मान 10 है तो यहाँ 9 होगा, यहाँ 12 है तो यहाँ 11 होगा, 1 कम हो जाएगा, ये nवां पद निकल जाता है इससे। तो आपको nवां पद ही पूछा था, तो अब Sn आपको दिया हुआ क्वेश्चन में देखिए n पदों का योग, Sn क्या कहलाता है n पदों का योग, ठीक है। अगर यहाँ n पदों का योग दे रखा है आपको क्वेश्चन में कितना n स्क्वायर प्लस 2n, तो हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ये भूलना नहीं है ब्रैकेट में लिखना, ठीक है। इसके बाद माइनस है। अब यहाँ पर आपको देखिए ध्यान देना है कि यहाँ पर जो है n से 1 कम है, तो जहाँ जहाँ n है वहाँ से 1 क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, यानी यहाँ n है तो n से 1 कम करना है। तो जब हम लोग n से 1 कम करेंगे तो क्या बनेगा n-1। अब ये स्क्वायर है n में तो ये पूरा में स्क्वायर आ जाएगा, ये बड़ी ब्रैकेट। उसी तरह ये प्लस है, प्लस उतारे, क्या उतारे प्लस। अब देखिए यहाँ n था तो n लिखा गया था, लेकिन यहाँ n से 1 कम है, n-1 है, तो n में हम लोग 1 माइनस करेंगे, ये 2 का 2 उतरा तो n-1 आपको करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ही n के जगह में कितना है n-1, तो n के जगह में हम भी क्या लिखेंगे n-1, n के जगह में क्या लिखेंगे n-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया n स्क्वायर प्लस 2n माइनस, अब इसको हम लोग फॉर्मूला में तोड़ेंगे, ये हो गया n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 2ab से आएगा 2n, उसके बाद होता है प्लस b स्क्वायर, यानी 1 है b के जगह में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस
2 से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, n स्क्वायर प्लस 2n ब्रैकेट के अंदर देखिए ये 2n माइनस में, ये 2n प्लस में, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, बचा क्या n स्क्वायर और +1 और -1 होगा -1, माइनस कर दिए, प्लस माइनस माइनस 2 से 1 गया तो 1 होगा। अब ब्रैकेट को यहाँ ओपन करेंगे तो n स्क्वायर प्लस 2n माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस +1, फिर से ये n स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर माइनस में, फिर से ये दोनों कैंसिल होगा तो बचेगा 2n + 1। अब 2n + 1 ये हम लोग का आंसर हो गया, nवां पद निकल गया। अब देखिए ये किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 2n + 1। क्लियर है यहाँ तक? ये क्लास 10 के कंसेप्ट से हम लोग बनाए आराम से। अब देखिए इसके बाद आपका कौन सा क्वेश्चन होगा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 को देखिए, ठीक है। तो 98 नंबर जो क्वेश्चन है ये फिर से सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, और आपको सर्कल का इक्वेशन हम अभी कुछ देर पहले ही करवाएं और लिखवाएं कि उसको याद कर लेना है, आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो देखिए 98 में दिया हुआ है x² + y², ठीक है, सेम क्वेश्चन है -8, जो पिछले वाले क्वेश्चन में ये इस टाइप का दिया था ना, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन दोनों एक ही है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में इसको कन्वर्ट अगर कर दें तो लिख सकते हैं x² + y² माइनस को प्लस कर सकते हैं 2 गुना माइनस का 4 और x, ये g का काम कर रहा -4, उसके बाद 2 गुना -2y -2 यहाँ f का काम कर रहा है और c यहाँ -5 का काम कर रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसीलिए g बराबर -4 कोमा f बराबर -2 कोमा c बराबर -5। ये फॉर्मूला किसके फॉर्म का है, इक्वेशन है सर्कल का, ठीक है। और आपसे देखिए इसमें पूछा क्या है, 98 में आपसे पूछा है त्रिज्या, और बताइए अभी भी त्रिज्या का हम फॉर्मूला आपको लिख के दिए थे, ठीक है। तो त्रिज्या का फॉर्मूला याद करिए क्या होता है, √g² + f² - c, ये फॉर्मूला होता है किसका फॉर्मूला, त्रिज्या का। अब यहाँ पर वैल्यू आपको पुट करना है, तो देखिए समझिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट करके दिखाते हैं, है ना। आपका सर्कल का इक्वेशन से एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। देखिए g का स्क्वायर है, g का मान कितना है -4, और -4 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 16, स्क्वायर करने पर माइनस प्लस बन जाता है। f² f का मान -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और माइनस प्लस बन जाता है। ये माइनस यहाँ दिया हुआ है, c का वैल्यू क्या है -5, तो माइनस और माइनस प्लस, इतना आ गया, है ना। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा 25, कितना आएगा 25, और ये रूट रहेगा 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। क्वेश्चन नंबर 98 का जो आपका आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 5। आपको ऑप्शन नंबर 3 में 5 लिखा हुआ दिख रहा होगा, यानी 5 आंसर आ गया। एकदम सिंपल है, अगर आप कंसेप्ट को पकड़ पा रहे हैं ना तो ये सवाल आसानी से आप आकांक्षा का सारे सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। देखिए हम लोग का जो आकांक्षा का जो प्रीवियस का सेट है ना, उसमें जो मैथ वाला सब्जेक्ट शुरू होता है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर जो आपका 81 है, 81 से हम लोग का मैथ शुरू होता है, यानी 81 से 90 तक हम लोग पार्ट 1 यानी इसके पिछले वाले वीडियो में टोटल 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ठीक है। आज हम लोग फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके बाद वाले वीडियो में आपको और 10 क्वेश्चन मिलेगा, उसके नेक्स्ट वीडियो में और 10 क्वेश्चन, यानी 4 वीडियो में आपको 40 क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसको 4 भाग में सॉल्व करेंगे 10-10 क्वेश्चन करके, ठीक है। चलिए, तो और 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो 100 क्वेश्चन हो जाएगा, और 20 क्वेश्चन आपका बचेगा, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 99 को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा है बिंदु 337 तथा 832 को 2:3 अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। इसमें हम लोग क्लास 10 का जो निर्देशांक वाला चैप्टर था उसी चैप्टर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, उसमें 2 वैल्यू दिया हुआ था, तो सिंपल हम लोग 3 बार इसको लेके बनाएंगे, ठीक है। तो जब 3 बार वैल्यू दिया रहे तो यहाँ पर x1 y1 और z1 हो जाएगा, x2 y2 और z2 हो जाएगा। अब रेशियो आपका m1 m2 जो हम लोग मानते थे वो हम लोग मानेंगे, यहाँ हम लोग mn के नाम से जानेंगे रेशियो को। उसमें m1 m2 मानते थे, इसमें m और n मानेंगे, ठीक है। तो आपको देखिए लिखना क्या है, तो सबसे पहले पॉइंट के हिसाब से x1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, कोमा y1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, कोमा तीसरा वैल्यू को हम लोग z मानेंगे, तो z1 कितना दिया हुआ है 7। इसके बाद x2 का वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे 8, y2 का मान 3 और z2 का वैल्यू दिया हुआ है 2, ठीक है। अब जो रेशियो वैल्यू दिया है m1 m2 मानते थे हम लोग, पहला वाला को मानेंगे
m जो 2 है और n हम लोग का काम करेगा 3 का mn, ठीक है। mn मान सकते हैं आप, m1 m2 भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आपको निकालना है इसका क्या चीज़, निर्देशांक। तो देखिए इसका निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1, जो हम लोग का क्लास 10 में होता था उसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। बस वहाँ m1 m2 हम मानते थे, इसमें नहीं माने, इसमें mn माने हैं। ये x वाला हो गया। y के लिए m y2 प्लस n y1 बटा में हो जाएगा m प्लस n। तो इतना तक तो हम लोग फॉर्मूला लिखते थे क्लास 10 में। अब z वाला आ गया तो एक एक्स्ट्रा हम लोग बढ़ा देते हैं z के लिए, m z2 प्लस n z1 बटा m1 प्लस m1 नहीं m प्लस n, ठीक है। ये निर्देशांक का फॉर्मूला हुआ। अब मान बैठाइए, देखिए यहाँ ध्यान से, m का मान कितना है 2, तो हम लोग लिखेंगे m के जगह में 2 गुना x2 कितना है 8 प्लस n का मान कितना है 3, x1 कितना है 3, m प्लस n यानी 2 प्लस 3, ये मान बैठाना है। इस तरह आपको प्रत्येक का मान बैठाना है। अब देखिए m तो हो गया 2, y2 कितना दिया है 3 प्लस n का मान हो गया 3, y1 कितना है 3 बटा 2 और 3। अब इसी तरह z वाला को मान बैठाना है, 2 गुना 2 और 3 गुना 7, 2 जोड़ 3। इस तरह आपको सबका वैल्यू बैठा लेना है। अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8 दूनी 16, 3 3 का 9 बटा में 5, 3 दूनी 6 प्लस 3 3 का 9 बटा में 5, 2 दूनी 4 प्लस 7 तिया 21 बटा में 5 ब्रैकेट। इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 25 बटा 5 कोमा, इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 15 बटा 5, इसको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 25 बटा 5। अब 5 के टेबल में सब कट जाएगा, तो 25 को 5 से भागा देंगे, कितना आएगा 5 कोमा 15 को 5 से हम लोग काटेंगे कितना बार में 3 बार में, 25 को फिर 5 से काटेंगे 5 बार में, ठीक है। ये हम लोग का आ गया 535। अब क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर क्या हो जाएगा 535, ऑप्शन नंबर 1, ये आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरह से आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का 100, इसमें लिखा है 100 में यदि 15 पदों का मध्य 6 है तो सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए आपको फिर से एक क्वेश्चन इस तरह का रिपीट आ गया। 15 पदों का मध्य कितना दिया है, तो 15 पदों का मध्य 6 दिया है, तो जितना पदों का मध्य देगा दोनों को आपस में गुना करने पर योग आ जाता है। तो 15 पदों को जोड़ के जो आएगा वो आएगा 90, ठीक है। ये आंसर हो गया। बस अगर इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तब तो ठीक ही है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 100 था, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 90, ठीक है। तो हम लोग आज टोटल 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए। इस तरह पीछे वाले क्लास में 10 क्वेश्चन, आज 20 क्वेश्चन हम लोग का हो चुका है सॉल्व, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 101 नंबर से सॉल्व करना शुरू करेंगे। टोटल 40 क्वेश्चन होता है एक सेट में, 20 क्वेश्चन कंप्लीट है, 2 वीडियो इसका बना है और 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे ही आपका सॉल्व हो जाएगा इधर 40 का 40 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ का जो प्रत्येक चैप्टर से आपको जो पूछा जा रहा है कुछ मैथ, उस चैप्टर को हम लोग बहुत स्पीड तरीका से एक बार रिवाइज कर लेंगे जल्दी, ठीक है। प्रत्येक चैप्टर को कोशिश करेंगे कि उसका कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ को बताने का, ठीक है, ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप बना पाएँ, ठीक है। चलिए ठीक है, चलिए आपको अगर वीडियो काम का लग रहा है तो आप वीडियो लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।